हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसके भाग 23 में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, वीडियो बीपीडीओ का है, उसके लिए आप अपना मूल्यांकन और रिवीजन कर पाएंगे। और आपको पता ही है कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। साथ ही अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी है तो आप यहाँ पे इस चैनल के साथ जुड़कर अपना मूल्यांकन और रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो ज़रूर जुड़िएगा। और बाकी आज की क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और कल ये वीडियो आना था लेकिन कल कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। इसलिए हम आज सुबह ही इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और आज वाली जो वीडियो है वो शाम को आएगी। ये कल के बदले की वीडियो है क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में असंगत है, ये कुछ पत्रिकाएँ हैं और ये उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें असंगत हो जाएगा। हिंदी प्रदीप बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, हिंदी जीवन महात्मा गांधी, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसमें जो असंगत हो जाएगा ये है दोस्तों विकल्प ए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप बाल मुकुंद गुप्त की नहीं होकर के किसकी है, यह है दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाल कृष्ण भट्ट की ये पत्रिका है, इससे ये संबंधित रहे। जबकि जो बाल मुकुंद गुप्त है ये संबंधित थे दोस्तों किससे, भारत मित्र से। एक और महत्वपूर्ण एक पत्रिका है जिससे ये जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें दोस्तों सारी की सारी सही हो जाएंगी। यहाँ पे प्रताप जो एक पत्रिका थी इससे जुड़े हुए थे गणेश शंकर विद्यार्थी। हिंदी नवजीवन से आपको पता है कि महात्मा गांधी जी जुड़े हुए थे। अभ्युदय दोस्तों ये मदन मोहन मालवीय जी की है। और आप एक और ट्रिक याद रख सकते हैं क्या, अभ्युदय, मैं इसको हटा के बता देता हूँ आपको। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान के कौन थे, अभ्युदय लीडर थे हिंदुस्तान के कौन, मदन मोहन मालवीय जी। तो ये अभ्युदय भी एक पत्रिका है, लीडर एक पत्रिका है, हिंदुस्तान एक पत्रिका है। तो आपको ये तीनों एक लाइन में आप ध्यान रखेंगे कि अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान के कौन थे, तो हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न उपनामों में सुमेलित नहीं है। सुकवि किंकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपन्यास सम्राट जयशंकर प्रसाद, हिंदी के पाणिनि किशोरीदास बाजपेयी। तो यहाँ पे आप बताइए कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। दोस्तों आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो इसका आंसर है ये हो जाएगा विकल्प सी। उपन्यास सम्राट आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद को नहीं बोलते बल्कि किसको बोलते हैं, प्रेमचंद जी को। ठीक है, प्रेमचंद जी को। बाकी इनके जो और उपनाम आते हैं इनको बोलते हैं कहानी सम्राट हो गया, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, भारत का मैक्सिम गोर्की, ये प्रेमचंद के उपनाम हैं। बाकी के सारे सही हैं। यहाँ पे सुकवि किंकर बोलते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को, कवि सम्राट बोलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय को, जिनका उपनाम क्या है, एक हरिऔध भी इनको कहते हैं। ठीक है, हरिऔध। इसके अलावा हिंदी के पाणिनि आपको पता ही है कि किशोरीदास बाजपेयी। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा आपको कि प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का मजदूर और कलम का सिपाही। एक आता है और क्या, कलम का जादूगर। तो जब जादूगर पूछेगा तो जादूगर कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें साथ में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है। पहला साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप, पहला व्यास सम्मान राम कुमार वर्मा, या फिर पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन। तो फटाफट से इनको देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। इसमें जो सुमेलित नहीं है ये है पहला व्यास सम्मान राम कुमार वर्मा। ये राम कुमार वर्मा को नहीं मिला, ये मिला है किसको, राम विलास शर्मा जी को। किसको, रामविलास शर्मा। ठीक है, ये रामविलास शर्मा को मिला है। बाकी ये सही हो जाएगा 1955। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, ये व्यास सम्मान है 91 1991, पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन, ये भी 1991। तो ये ध्यान रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक आप और ध्यान रखिएगा कि जो अभी हाल ही में 32वां क्या मिला है, 32वां व्यास सम्मान मिला है किसको, ज्ञान चतुर्वेदी जी को। किसको मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 32वां व्यास सम्मान किसको, ज्ञान
चतुर्वेदी, चतुर्वेदी ऐसा हो जाएगा, ये रा लगेगी वेदी के ऊपर, चतुर्वेदी को मिला है। और इनकी रचना है क्या? पागल खाना रचना के लिए इनको मिला गया है क्या? मिला है 32वां व्यास सम्मान। बाकी 21वां आपको पता है किसको मिला है? शरद पगारे को, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी रचना के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक फैक्ट है ये कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, नल दमयंती किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुलसीदास, रसखान, सूरदास, कबीरदास। तो ये ध्यान रखिए फटाफट से कि ये किसकी रचना है। तो आप ध्यान रखेंगे किसकी है? नल दमयंती है सूरदास की रचना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इनकी जो और रचनाओं की मैं बात करता हूँ तो कौन कौन सी हैं, एक आती है इनके नाम पे ही है ये, सूर सागर। ठीक है, इसके अलावा है एक सूर सारावली, इनके नाम पे ही हो गई, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। साहित्य लहरी, और एक आते हैं इनके व्याहलो, ये कुछ इनकी प्रमुख रचना है, इनको आप ध्यान रखिएगा, ये सूरदास की हैं। ठीक है, इतने ध्यान रखेंगे। तो कभी पूछ लिया कि इनमें से कौन सी तुलसीदास की नहीं है, वहाँ पे विकल्प में आ गया व्याहलो, तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है ये सूरदास की रचना है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सूरदास जी को क्या कहा जाता था? वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वात्सल्य रस का सम्राट। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 अलंकार से प्रश्न है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। वाक्य में अलंकार कौन सा है? यमक, उपमा, रूपक, श्लेष। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन है इसमें जो पंक्तियां हैं इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार वहाँ पे होता है जब किसी वाक्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो यहाँ पे जो गांठ का अर्थ है दोस्तों ये हो जाएगा क्या? गांठ का मतलब ये बात हो रही है जैसे कि गन्ना होता है, गन्ना, तो गन्ने का जोड़ जहाँ पे गांठ होती है वहाँ पे दोस्तों रस नहीं होता है, गन्ने का रस वहाँ पे नहीं होता है। और यही बात हो रही है किसी रिश्ते की। ठीक है, जहाँ पे कोई अनबन हो जाती है, कोई गांठ रिश्ते में आ जाती है तो उस रिश्ते में फिर उसके बाद आनंद नहीं बचता, यानी कि कोई रस नहीं बचता। तो इस प्रकार यहाँ पे जो गांठ है इसके 2 अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है दोस्तों, निम्न विलोम शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। बर्बर का सभ्य, स्तुत्य का हे, संकीर्ण का विस्तीर्ण, कौटिल्य का विरत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ पे फटाफट से करिए इसको आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये है कौटिल्य का विरत नहीं होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कौटिल्य है इसका हो जाता है आर्जव। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है कि कौटिल्य का होता है आर्जव। वहीं जो ये विरत है, विरत किसका विलोम है? तो सदैव का होता है विरत। ठीक है, कौटिल्य का मतलब हो जाता है क्या? एक टेढ़ापन बोल सकते हैं जिसको कूटनीतिज्ञ बोलेंगे। और आर्जव का मतलब हो जाता है कोई सीधापन। ठीक है, जो टेढ़ा नहीं है, सीधापन। ये टेढ़ा का मतलब किसी वस्तु से नहीं है, ये एक विचारों से है, व्यवहार से है, कैरेक्टर की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, वहीं सदैव है, सदैव का मतलब हमेशा होता है। विरत का मतलब हो जाता है कि अंत जो समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो स्तुत्य है, स्तुत्य का मतलब होता है कोई अगर प्रशंसा करने योग्य है तो उसको हम बोलेंगे स्तुत्य। हे का मतलब हो गया कि जो घृणित है, घृणा करने योग्य है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। निम्न में सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रमा, भारती, विमला, वागीश। तो ये मुझे उम्मीद है कि कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों इसमें जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है ये हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। इसके अलावा जो लक्ष्मी जी के और बार बार पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो ध्यान रखिए, लक्ष्मी जी के और आते हैं कमला, कमला हो गया, कमलासना, कमलासना। इसके अलावा आपका इंदिरा, ये सारे लक्ष्मी जी के हैं। इसके अलावा सिंधु सुता, और 2 और आते हैं पद्मा
और पद्मासना। ये सारे सारे किसके हैं? लक्ष्मी जी के हैं। रमा, कमला, कमलासना, इंदिरा, सिंधुसुता, पद्मा, पद्मासना। इसके अलावा जो सरस्वती हैं, सरस्वती जी के एक तो भारती हो गया, विमला हो गया, वागीश हो गया। इसके अलावा आता है एक शारदा। शारदा माता की हम कभी बचपन में प्रार्थना करते थे स्कूल में। तो एक आता है शारदा, ये हो गया गिरा, और एक आता है वागेश्वरी। वागेश्वरी, वागीश यहाँ पे लिखा हुआ है, वागीश वागेश्वरी। तो यानी कि हम क्या ध्यान रखेंगे? सरस्वती के पर्यायवाची में भारती, बिमला, वागीश, वागेश्वरी, शारदा, गिरा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस शब्द में 2 या अधिक उपसर्ग हैं? अव्यवस्था, निर्नुनासिकता, अभिमानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे बताइए आप, किसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, या 2 हैं या 2 से अधिक हैं? तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा विकल्प ए। अव्यवस्था में दोस्तों 2 विकल्प हैं, 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? आधन, विधन, अवस्था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये किसका उदाहरण है? तो ये यण संधि का उदाहरण है। कि हम क्या देखते हैं, जब ई उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उस केस में ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है, और उ का क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन बन रही है। इसको अगर हम और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ को यहाँ पे रहने देते हैं, धन वाह। ठीक है, रुको दोबारा से करते हैं। इसको वाह है, ये वो वाह में हलंत है। उसके बाद हो जाएगा ई, धन, आ, और इसके बाद वस्तु को पूरा लिख दो। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या देखा हमने कि जब ई के बाद के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका या हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों मर्ज हो गए, तो ये तो बन गए या। पीछे का क्या हो गया? वस्ता लगा दो इसके पीछे। ठीक है, अब ये वाह हलंत के साथ है, स्वर नहीं है, तो ये छोटा ही लगेगा, तो इसको भी चिपका दो इस पर, और ये बना गया आ। तो पूरा का पूरा क्या हो गया? अव्यवस्था हो गया। और ऋण संधि का ये हमने उदाहरण भी यहाँ पे समझ लिया। बाकी अगर हम बात करते हैं, इसमें 2 उपसर्ग थे। निर्नुनासिक में एक ही है, निर, धन, अनुनासिक, और प्लस इसमें ता प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग को प्रत्यय है। अगर हम बात करते हैं अभिमानी की, तो अभिमानी में भी क्या स्थिति है? अभी, धन, मान, धन, ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिमानी। तो इसमें भी दोस्तों एक ही उपसर्ग है, और फिर इसमें एक प्रत्यय हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया अव्यवस्था, जिसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में पुर्तगाली शब्द नहीं है। विकल्प है कर्नल, पादरी, स्त्री, सभी पुर्तगाली शब्द हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, मुझे उम्मीद है आप सही कर रहे होंगे, और इसका बिल्कुल हो जाएगा विकल्प डी। यहाँ पे सभी के सभी जो हैं पुर्तगाली शब्द हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो उर्दू है, एक उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा मुहावरा, मुहावरा जो दोस्तों किसका है? अरबी भाषा का शब्द है, अरबी। यही जो कुछ प्रमुख हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। हिंदी किसका हो गया? हिंदी हो गया फारसी भाषा का। ये सब आपको पता ही है, सिर्फ एक रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी, ब्राह्मण। तो आपको पता ही है कि जो मैथिली है ये क्या बिहारी भाषा के अंतर्गत है, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत एक बोली आती है। और बिहारी का किससे हुआ है? मागधी से हुआ है। और मागधी से अन्य कौन है? और असमिया, असमिया, और कौन सा? बिहारी, बांग्ला, और उड़िया। ये हो जाएंगे 4 जो ये बोलियां हैं। इनका विकास हुआ है किससे? ये उपभाषाएं हैं, इनके विकास हुआ है किससे? मागधी से इनका विकास हुआ है। तो इसी में जो मैथिली है, मैथिली का क्या है? बिहारी के अंतर्गत आती है बोली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फिर इसका आंसर हो जाएगा मागधी। ठीक है, बाकी को हम बार बार देखते हैं, तो एक बार आप और इसको जाके देखिए। इसके अलावा प्रश्न पूछ रहा है आपका, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई है कब? 1953 में, 1957, 1959, 1800 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है इसकी स्थापना हुई है 1959 में। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो 53 है इसमें क्या हुआ है, इसमें मैंने अगले पेज में लिखा है, खैर इसको आप ऐसे देखिए। 1953 में है संगीत नाटक अकादमी, 1957 में है नेशनल बुक ट्रस्ट, 1959 में हमने देख लिया अभी क्या है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, और 1800 में है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप याद करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 13,
एक लाठी से सबको हाँकना का सही अर्थ है विचित्र घटना होना, उचित न्याय न होना, समान भाव रखना, संयोग अच्छा होना। तो दोस्तों एक लाठी से सबको हाँकने का अर्थ होता है उचित न्याय न कर पाना या उचित न्याय न करना। और बाकियों को हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर विचित्र घटना की बात होगी तो हम क्या होगा, जैसे बोलते हैं गुल खिलना। गुल खिलने का मतलब होता है कि कोई विचित्र घटना हो गई है। समान भाव रखना, अगर इसके लिए हमें कोई लोकोक्ति प्रयोग करनी है तो हम देखेंगे सबको एक आंख से देखना। सबको एक आंख से देखना का अर्थात समान भाव रखना। संयोग अच्छा होना के लिए कोई लोकोक्ति, तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। अगर हम बोलेंगे कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा है तो इसका मतलब कोई संयोग अच्छा हुआ है। ठीक है। बाकी एक लाठी से सबको हाँकना मतलब उचित न्याय न करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताइए सुमेलित कौन सा नहीं है। जो बहुत बातें करता हो बहुभाषी, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना अनसूया, जो व्यर्थ की बातें करता हो वाचाल, या फिर डी सभी सुमेलित हैं। तो दोस्तों इसमें जो बहुत बातें करता हो ये भी सही है। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना यह है अनसूया, ये भी सही है। और जो व्यर्थ की बातें करता हो वो भी वाचाल भी सही है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका विकल्प डी सही यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। री, र, श, य। तो फटाफट से देखिए इनमें से कौन सा जो है क्या नहीं है, मूर्धा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो ये री है ये भी मूर्धा है, र भी है, श भी है, या नहीं है यहाँ पे। या आपको पता है कि क्या है, तालव्य है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये हो जाएगा, ये क्या क्या है यहाँ पे, जैसे ई हो गया आपका, ये तालव्य है। इसके अलावा ये हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा यह भी क्या है, तालव्य है, और ज्ञा भी तालव्य के अंतर्गत आता है। बाकी ये दो री और श हैं ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं, बाकी आपको मालूम है। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। निम्न तत्सम तद्भव युग्मों में सुमेलित है। यहाँ पे आपको बताना है सुमेलित हैं। मेघ का मेह, समश्रु मूछ, बलिवर्द बैल सभी सुमेलित हैं। तो फटाफट से करिए दोस्तों, इसमें आप क्या इसका आंसर करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं और की बात करता हूँ तो एक तत्सम आता है क्या, बार बार जो पूछा जाता है मैं उसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मरक्षण। इसको मैं कई बार आपको बताता भी हूँ, जिसका क्या हो जाता है मक्खन। ठीक है। इसके अलावा एक जो पूछा जाता है विभूति, विभूति जिसका तद्भव क्या होता है भभूत, भभूत। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी भ्रमर का भंवरा आपको पता ही है। यहाँ पे दोस्तों ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जो ये मेघ है ये तत्सम है, में है इसका तद्भव हो जाएगा। समश्रु ये इसका क्या है, तत्सम है। मूछ इसका क्या है, तद्भव है। बलिवर्द तत्सम शब्द है और बैल यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विशेष विशेषण शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। ठीक है। ध्यान रखिए। पूछ रहा है विकल्प में है अनुराग का अनुरक्त, अवतार का अवतीर्ण, आरोहण का आरूढ़, ऋषि का ऋषिका। तो फटाफट से बताइए यहाँ पे ऋषि का ऋषिका आपको लग रहा होगा। ऋषि शब्द का विशेषण ऋषि का, ये यहाँ पे विकल्प है। ठीक है। तो दोस्तों अनुराग का अनुरक्त होता है, अवतार का अवतीर्ण ही होता है, आरोहण का आरूढ़ ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो गड़बड़ है मामला ये हो जाएगा विकल्प डी में। यहाँ पे जो ऋषि शब्द का ऋषि का लिखा हुआ है ये ऋषि का स्त्रीलिंग है। ठीक है। ये अगर कभी स्त्रीलिंग में पूछा जाए कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है तो ऋषि का आप वहाँ पे करिए। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसका जो विशेषण है ये हो जाएगा दोस्तों आर्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऋषि शब्द का विशेषण शब्द होता है आर्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। उन्नति का संधि विच्छेद क्या है। तो उन्नति का संधि विच्छेद में विकल्प आपके सामने हैं उत धन नति, उत हलंत के साथ में धन नति, उन धन नति, उन हलंत के साथ में नति। तो दोस्तों उन्नति शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ये है विकल्प उत धन नति। आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि में एक नियम आता है कि जहाँ पे क च ट त प वर्ण के बाद अगर न या मा आए तो उस केस में क्या होगा,
इसी वर्ग का अंतिम यानी कि जो पंचम वर्ण उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे किसका हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी शब्द है, वर्ण है, सॉरी शब्द नहीं, इनमें से कोई भी वर्ण आया है और उसके बाद संधि ना या माँ के साथ हो रही है, तो इन्हीं जो वर्ग है ये इनका वर्ग है। जैसे का आएगा तो कार का लास्ट में क्या आता है, ग हो जाएगा। चा है तो चा का क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा, क्या चा ना हो जाएगा। टा था टा आएगा तो णा हो जाएगा। ता आएगा तो उसका ना हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। हमने क्या देखा, यहाँ पे उत धन नति हो रहा है। क्या हो रहा है, फटाफट देख लेते हैं इसको। उत धन नति, तो हमने क्या देखा था, अगर कोई ता वर्ग आएगा, कचट तप वर्ग देखा हमने, तो इसके बाद अगर कोई ना आएगा तो इस वर्ग का ना हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, सारा का सारा सेम है, इसका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा हलंत के साथ में। और जब ये हलंत के साथ में होगा तो क्या बचा, यहाँ पे इसको कट कर दो, बचा ऊ, ये हलंत के साथ में ना बच गया और इधर भी ना है, तो ये क्या हो गया, उन्नति हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण जो बार बार पूछा जाता है, वांगमय लिखा रहता है, वांगमय। ठीक है, तो इसका कैसा संधि विच्छेद हुआ, ये हुआ दोस्तों वाक धन मय। हमने क्या देखा, कचट तब वर्ण के बाद अगर कोई ना या मा आता है तो इसी वर्ग का अंतिम हो जाता है। तो इस वर्ग का अंतिम क्या है, ग यहाँ पे इसका है, इसको काट देंगे, क्या बचा, वांग मय बच गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो कभी पूछा जाएगा तो आप याद रखें। प्रश्न नंबर 19 आपके लिए एक कमेंट करने के लिए प्रश्न है, तो उसको आप अवश्य अटेम्प्ट करिए। ठीक है, निम्न पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। साधु का साध्वी, तपस्वी का तपस्विनी, भव का भवानी, वीर का वीरनी। तो फटाफट से देखिए इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो सम्मिलित नहीं है, ये वीर का वीरनी नहीं होता, वीर का होता है वीरांगना। क्या होता है, वीरांगना होता है वीर का। तो ये आप ध्यान रखिए कि वीर का स्त्रीलिंग शब्द होगा वीरांगना। आज का अंतिम प्रश्न, मेरी कक्षा में मनीषा सबसे अधिक बुद्धिमती है, वाक्य विशेषण की अवस्था कौन सी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि जब कोई विशेषण अपने सामान्य अर्थ में होता है तो तब उसको हम बोलते हैं मूलावस्था। जैसे कि यह पेन नीली है, पेन नीली है, तो ये इसकी एक सामान्य अवस्था है, नीली है। ठीक है, ये विशेषण की सामान्य अवस्था है। उत्तरावस्था में क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करके एक के गुण दोषों को अधिक महत्व देते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों उत्तरावस्था हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ कि राम श्याम से अधिक तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे हमने राम और श्याम में तुलना करी और उसमें से एक को, राम को क्या कर दिया, ज़्यादा उसके गुण दोषों को तवज्जो दे दी, वहाँ पे उसके गुण को ज़्यादा बता दिया है। उत्तमावस्था क्या होती है, जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं और उनमें से एक को सर्वश्रेष्ठ बता देते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों हो जाती है उत्तमावस्था। यहाँ पे वही हो रहा है कि मेरी कक्षा में मनीषा सबसे अधिक बुद्धिमती है, इसको सर्वश्रेष्ठ हमने कर दिया है, तो यहाँ पे विशेषण की उत्तमावस्था हो जाती है। यह जो क्लासें हैं दोस्तों, ये आपके रिवीजन और मूल्यांकन के पर्पज से बनाई गई हैं। इसमें हम ज़्यादा विचार विमर्श करेंगे तो वो फिर क्लास आपका बोरिंग होने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि यहाँ पे हम कम ही डिटेल में जाएं, ताकि आप फटाफट से कम समय में, क्योंकि समय का बड़ी वैल्यू है, तो कम समय में 25 मिनट में 20 प्रश्न अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो इससे कम मुझे नहीं लगता कि हो भी पाएगा। फिर आपको फिर जैसे टेलीग्राम हो गया वहाँ पे जाके करने चाहिए, पर यहाँ पे इस प्रकार से हमारा प्रयास है। बाकी अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है कि जहाँ पे हम थोड़ा सा फैक्ट जो महत्वपूर्ण हो सकता है उसको हम बता भी दें, तो ये आपके लिए एक अच्छी क्लास हो सकती है। और अगर आपके आगामी परीक्षाओं को आप टारगेट कर रहे हैं तो इससे अवश्य जुड़िएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़िए। बाकी आज के लिए आपका जो प्रश्न है, जो आपको कमेंट करना है, और कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें, आलसी मत बनिए, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लीलाधर जगूड़ी को किस वर्ष के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं 2017, 2018, 2019, 2020। तो अपना डेडिकेशन को दिखाइए। और अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो को देखते हुए, अगर आपको ये प्रयास कैसा लगा, जैसा भी लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए। और बाकी सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। बाकी मिलते हैं अगले भाग में, यानी कि भाग 24 में। तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। धन्यवाद दोस्तों।